सो वेलकम बैक स्टूडेंट, नाउ दिस इज़ योर विजय हेयर और दोबारा से आप सभी का स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल में। एंड ऑल यू नो दैट अकॉर्डिंग टू 2021 का नया सिलेबस जो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए हम न्यू सीरीज़ लेके आए हैं बच्चों के लिए। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस बहुत सारी चीज़ें एग्जामिनर ने यानी कि एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी है। तो हमारी जितनी भी नई सीरीज़ आ रही है इस वीडियो की 2021 के स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स को वीडियो में नई सीरीज़ में जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको भी आपको देखने को मिलेगा। और ये वीडियो का तीसरा पार्ट है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ से रिलेटेड वीडियो के पहले दूसरे पार्ट डाल दिए हैं। नाउ दिस इज़ द थर्ड पार्ट। अगर आपने वीडियो के पहले और दूसरे पार्ट देखे हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन वॉच दिस वीडियो, अदरवाइज आई डोंट थिंक दैट कि आपको वीडियो का तीसरा पार्ट देखना चाहिए। तो वीडियो में शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और एक्स्ट्रा अपडेट के लिए, जैसे नोट्स के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ इन चीज़ों के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां से आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। तो आप जा सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश ये करेंगे। देखिए, आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में ऐसा ही समय नहीं लगा। 1915 के अंदर गांधी जी की भारत में एंट्री हुई थी और 1916, 1917 और 1918 में अगर आप देखेंगे तो ये 3 साल गांधी की लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए थे। टर्निंग पॉइंट साबित इसलिए हुए थे क्योंकि मैं इस बिहाफ पे कह सकता हूँ क्योंकि बिकॉज आई एम टीचिंग हिस्ट्री ऑल्सो टू द 12th क्लास स्टूडेंट। तो अगर आपने 10th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप समझेंगे कि गांधी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1920 से लेकर 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, 1928 के अंदर दांडी मार्च हुआ था, 1930 के अंदर देन फाइनली मांग होनी चालू हो गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। और उसके बाद फिर आपको पता है कि 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन जैसी गतिविधियां होनी चालू हो गई थी। सो दीज आर द टाइम पीरियड। ऐसा नहीं है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, ए साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल मतलब कि आज़ादी ऐसे ही मिल गई बिना खड़क बिना आज़ादी। मतलब कहने का मतलब ये कि बिना लड़ाई उड़ाई के बहुत लंबा प्रोसेस चला था। देन फाइनली अगर आपको याद हो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके 45 के बीच में वर्ल्ड लेवल के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और उस टाइम पीरियड पे इंग्लिशमैन यानी कि ब्रिटिशर्स यानी कि इंग्लैंड बोले तो ये कंट्री उस समय वॉर में बिजी थी और उन्हें समझ में आ चुका था कि इंडिया के अंदर बहुत ही तगड़ा एक रेवोल्यूशन चल रहा है भारत की आज़ादी के लिए और अब हमें लगता है कि हम लोग भारत में ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा भाई, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिजी पड़े हैं तो भारतीय संविधान यानी कि अगर भारत को चलाना है तो भारतीय संविधान का बनाना ज़रूरी है। और भारतीय संविधान यानी कि एक तरीके की रूल ऑफ लॉ की अगर बुक बनानी है तो बुक बनाने के लिए इंडियंस पीपल को, सभी लोगों को, इंडिया के रहने वाले सभी लोगों को मिलके एक भारतीय संविधान बनाना पड़ेगा, जब जाके भारत आज़ाद हो मतलब चल पाएगा। सो दैट इज़ वाई क्या हुआ, इसीलिए कि ब्रिटेन ने क्या करा, ब्रिटेन ने सेंड किए कैबिनेट मिशन। दिस इज़ कॉल्ड द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन बनाने के लिए एक मुहिम चालू करी गई। इंग्लैंड से ये 4 बंदे आए थे। सो भाई अगर आपको इनका नेम याद है ना, तो आप नेम देम, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि 4 नाम कौन से थे। वैसे तो पेपर में एमसीक्यू में गलती से पूछ लिया जाता है अगर आपकी किस्मत ख़राब हो, लेकिन इन चारों बंदों ने क्या कहा, इन चारों बंदों ने ये कहा अगर आपको अपना कैबिनेट बनाना है, अगर आपको अपना कैबिनेट बनाना है तो हमारी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा ही अपना भारतीय संविधान बनाएं। तो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या थी, इसके ऊपर हमारा फोकस बना रहेगा, जैसे आप हिंदी में संविधान सभा के नाम से जानते हैं। संविधान सभा जो थी वो पूरी तरीके से फोकस ये कर रहे थे कि क्रिप्स
योजना और उसके बाद कैबिनेट मिशन, दोनों मिशन बहुत अलग अलग थे, एक समय के बाद आए, लेकिन उन्होंने रिकमेंडेशन, कैबिनेट मिशन ने रिकमेंडेशन ये दी, यू नीड टू मेक योर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब क्योंकि हमारे भारत को ना तो आज़ादी मिली और ये लोग आए 1946 के अंदर, इन लोगों ने कहा कि आपको अपनी संविधान सभा बनानी पड़ेगी। तो हमने किया क्या, अब यहाँ पे हम लग गए संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बनाने में, जिसका मेन मकसद ये था कि उस संविधान का एक ऐसा खाका तैयार करेगा, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का रफली ड्राफ्ट तैयार करेगा, जो ड्राफ्ट ये तय करेगा, जो प्रारूप ये तय करेगा कि भारत का संविधान किस प्रकार का होना चाहिए। इस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके से भारतीय संविधान जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के एक रास्ते पे निकल गया। देन फाइनली रिकमेंडेशन क्या हुई, रिकमेंडेशन ये कहा गया कि ठीक है हम ये करेंगे, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे आप देखोगे कि हमारे जो ब्रिटिश इलाके थे कुछ इतने, मतलब ब्रिटिश इलाके समझते हो, ये मैप के थ्रू आपको अगर समझाने की कोशिश करूं तो अगर आपको ध्यान हो, अगर आप ऐसे समझ पा रहे हो अगर, तो मन की आंखों से देखिए तो आप समझेंगे कि पूरे के पूरे भारत के अंदर सारा इलाका ब्रिटिशर्स का नहीं था, कुछ इलाका ब्रिटिशर्स का था और कुछ इलाका प्रिंसली स्टेट्स के लोगों का भी था। तो जो इलाके ब्रिटिशर्स के थे तो उसमें से तो हमें समझ में आया, लेकिन कुछ इलाके प्रिंसली स्टेट्स के भी तो थे, मतलब कहीं कहीं पे छोटे छोटे राजा भी रहा करते थे। तो अगर आपको याद हो आज़ादी के टाइम पीरियड पे भी हमारे देश में 565 रियासतें राज करती थी। तो भारतीय लोगों ने क्या करा, भारतीय लोगों ने ये करा कि जितना इलाका अंग्रेजों के अंडरटेकिंग में आता है, जहाँ जहाँ अंग्रेज राज करते हैं वहाँ वहाँ से भी हम कैंडिडेट को उठाएंगे, और कैंडिडेट को उठाएंगे तो वहाँ से हमने 296 कैंडिडेट को उठाया। मतलब पूरे भारत के अंदर से जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई जाएगी एक तरीके की, जैसे आज की डेट में आप देखते हैं ना लोकसभा और राज्यसभा के अंदर लोग अपॉइंट होकर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब विधानसभा के अंदर और लेजिस्लेचर के अंदर जाते हैं, बातचीत करते हैं और फिर वहाँ पे कोई लॉ पास होता है, कोई रिकमेंडेशन पास होती है, जब जाके वो कानून बन पाता है। अभी हमारे भारत के अंदर वैसे भी कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो है नहीं कि आप जाएंगे और क्या कहते हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, मतलब वो किसी भी देश के कायदे कानून को तय कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, भारत के अंदर जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे वहाँ से हमने कुछ बंदों को उठा लिया, और जहाँ जहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स यानी कि राजे रजवाड़े रहते थे वहाँ से हमने कुछ लोगों को उठा लिया। तो इस तरीके से 296 लोग और 93 लोग प्रिंसली स्टेट से यानी कि पूरे भारत से कैसे उठाए गए, ऐसे उठाए गए कि एक राज्य से एक बंदा उठाया जाएगा और वहाँ पे इतने वोटर्स होंगे, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख वोटर्स पे एक बंदे को उठाया जाएगा। जैसे आज की डेट में होता है ना एमपी एमएलए का चुनाव होता है, तो आप देखते हैं एमएलए के चुनाव के लिए कितनी सारी सीटें मतलब कितने सारे वोटर्स होते हैं, जब जाके वो उन्हें वोट डालते हैं, जब जाके बंदा वो एमएलए बनता है। एमपी में उससे भी ज़्यादा क्या कहते हैं सीटें वो होते हैं, मतलब लड़ने के लिए, सीटें लड़ने के लिए होते हैं और लोग वोट डालने के लिए होते हैं। उस टाइम पीरियड में हमने क्या करा, हमने ये करा कि जितने भी प्रांत थे, जितने भी प्रोविजंस थे और जितनी भी रियासतें थी, जितने भी राज्य थे, उनके समूह में बांट दिया। हमने कहा ये गुजरात है, गुजरात के अंदर 50 लाख की संख्या रहती है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 50 लाख की संख्या रहती है तो गुजरात के अंदर से 5 लोगों को निकाल लेंगे, ठीक है। अब चाहे वो राजा के अंडर में आता हो, चाहे वो क्या कहते हैं अंग्रेजों के अंडर में आता हो, कैसा भी आता हो, ऐसे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने सोचा, और आप देखेंगे कि ब्रिटिश प्रोविजंस और साथ में जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ से हमने टोटल कैंडिडेट जो निकाले वो निकाले हमने 389। मैं आपको बस इतना सा समझाना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि क्या इलेक्शन हुए थे क्या, क्योंकि भारत के अंदर तो इलेक्शन हो ही नहीं रहे। ये सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए लोगों को चुना जा रहा है उनके लिए इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। अब इन इलेक्शन के अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से भारत और जो प्रिंसली स्टेट्स के इलाके थे उन सभी को चुना जाएगा, और सदस्य के अंदर ज़्यादातर मुस्लिम, सिख और सामान्य लोगों को डाला जाएगा। राजा रजवाड़े भी होंगे इसके अंदर, लेकिन इस तरीके से उनकी कैटेगरी को रखा जाएगा। सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी, कहाँ पे मुस्लिम को खड़ा होना है, कहाँ पे सिखों को खड़ा होना है, कहाँ पे जनरल लोगों को खड़ा होना है। इस तरीके से हमने राजाओं के लिए और अंग्रेजी सल्तनत में रहने वाले जितने भी हुकूमत में रहने वाले लोग थे उनके लिए कर दिया। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक बात और आपको समझनी पड़ेगी, ये है हमारा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग,
प्रांतीय विधान सभा। इसके अंदर किया हमने ये गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अंग्रेजों के उसमें से हमने क्या करा, अंग्रेजों के उसमें से हमने टोटल सीटों की गिनती करवाई। कितनी गिनती करवाई? 296 लोगों को हमने अंग्रेजों की सीट से निकाला, जिसमें से जो प्रोविजंस थे ना, प्रोविजन मतलब स्पेशल प्रोविजंस थे अंग्रेजों के जहाँ जहाँ पे, उनमें से 11 प्रोविजंस ऐसे थे जहाँ से 292 लोगों को उठाया गया, और स्पेशली चीफ प्रोविजंस थे कमिश्नर के ऐसे जहाँ से 4 लोगों को उठाया गया। अब पेपर के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये बताना है कि 296 लोगों में से 4 लोगों को चीफ कमिश्नर प्रोविजन से चुना गया था। तो चीफ प्रोविजन कमीशंस कौन से ऐसे स्टेट्स थे स्पेशल जो अंग्रेजों के अंडरटेकिंग में आते थे। अब देखिए, जब इनको चुना जा रहा था तो उनको चुना जा रहा था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब इसको क्या बोलते हैं, या जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। आपको बताऊंगा कि अनुपातित प्रतिनिधित्व विधि ये प्रणाली होती क्या है ना। एकल हस्तांतरित वोट, ये सिस्टम कैसे होता है, कैसे सिलेक्ट करा गया कि इन लोगों को सिलेक्ट करो, इन लोगों को नहीं सिलेक्ट करो। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने की अगर कोशिश करूं तो आप शॉक हो जाएंगे कि जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चुना जाना था, लेकिन फर्स्ट टाइम में वो वोट के अंदर हार गए थे, उन्हें निकाल दिया गया था, सोचिए। और बाद में उन्हें दूसरी सीट से दूसरी जगह से जाके उसे चुना गया। तो वो कहानी है। तो इस तरीके से रियासतों में से, अंग्रेजों के इलाकों में से, अलग अलग जगहों से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के हिसाब से लोगों को चुना गया। अब चुनने के बाद हम लोगों ने 9 दिसंबर 1946 के दिन पहली मीटिंग करी। हमारे काफ़ी चुनाव सब कुछ हो गए थे, और यहाँ पे सबसे पहले टेम्पररी चेयरमैन, यानी कि जो उस टाइम पीरियड पे भाषण सभी लोगों का सुनेंगे, उनको डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को आप देख सकते हो नियुक्त करा गया। ये कब नियुक्त करा गया? जब पहली बैठक हुई। अब ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, टेम्पररी अध्यक्ष थे। जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक होनी थी, 389 मेंबर्स सिलेक्ट होने थे, तो उस समय सभी लोगों ने एक इनिशिएट दिया कि हाँ हम लोग भारत के संविधान को बनाने जा रहे हैं। मतलब हमारा भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा बनाया गया है, ना ही कि ऐसी किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया। हमारा भारतीय संविधान 389 लोगों के साथ मिला के बनाया गया है, जिसका बहुत लंबा प्रोसेस लगा था। देन फाइनली हमने यहाँ पे क्या करा, 11 दिसंबर 1946 के टाइम पीरियड में हमने परमानेंट चेयरमैन को चुन लिया, राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे भारत देश के फर्स्ट राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो थे, प्रेसिडेंट जो थे वो चुने गए थे। तो ये पहले थे, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने ये पहली बैठक जब कर ली, तो पहली बैठक करने के बाद हमने 9 दिसंबर को टेम्पररी चेयरमैन को चुना, 11 दिसंबर को परमानेंट चेयरमैन को चुना, जो पूरी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बातों को सुनेंगे, उससे हम सभापति महोदय भी बोल सकते हैं। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 के दिन एक प्रियम्बल पेश करी गई, जिसे आप प्रस्तावना के नाम से बोलते हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के लेवल से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान बनने से पहले हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, जैसे आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं, सबसे पहले वो पास करा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको पता हो कि मंदिर का ढांचा कैसे बनाया जाना चाहिए, उस ढांचे को बनाने के लिए हम लोग पहले मैपिंग करते हैं ना, तो मैपिंग में हम कहते हैं कि यार यहाँ पे गर्भगृह होना चाहिए, इधर पे क्या कहते हैं मूर्ति लगाई जाएगी, और यहाँ पे फिर ऐसे गोल वो होगा, यहाँ पे मंडप बनाए जाएंगे, यहाँ से इसका एंट्रेंस पॉइंट किया जाएगा, यहाँ से द्वार होगा, यहाँ से जीना वीना होगा। ऐसे हम चीज़ें सोचते हैं ना चीज़ें, तो हम पहले मैपिंग कर लेते हैं, यहाँ पे पानी पीने के लिए होगा, ऐसी चीज़ें हम सोच लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम चीज़ें सोच लेते हैं तो उसके बाद फिर जाके हम किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करते हैं। सेम ऐसा ही यहाँ पे
13 दिसंबर 1946 के दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बहुत छोटी छोटी बातें थी कि पूरा भारत हमारा है, जो भारत में हमारे साथ आना चाहता है आ जाए, सभी को लोकतंत्र मिलेगा, सभी की भलाई के बारे में सोचा जाएगा, सभी को समानता और स्वतंत्रता मिलेगी। बेसिक बातों को हमने उसके अंदर डाला ताकि जो भी लोग हैं, जो भी क्या कहते हैं हमारे देसी रियासतें हैं, वो भी समझ सके कि कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमने 22 जनवरी 1946 के दिन आज़ादी से पहले हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी और प्रियम्बल को भी अडॉप्ट कर लिया और हमने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, भारतीय संविधान के लिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, अपना खुद का झंडा 22 जुलाई 1947 के दिन अडॉप्ट करा और उसके बाद फिर हमने 24 जनवरी 1950 में जनगण मन को अपना क्या कहते हैं राष्ट्रीय गान बनाया। और यहाँ पे उसके बाद हमने 25 जनवरी 1949 के दिन हमने लास्ट बैठक करी और हमने अपना संविधान पे साइन करा। और साइन करने के बाद 26 जनवरी 1949 मैंने गलत लिख दिया, ये 1950 है भाई, ठीक है। तो हमने 25 जनवरी 1950 में लास्ट बैठक करी और बैठक करने का 26 जनवरी 1950 में हमने अपने संविधान को लागू कर दिया और इसकी वजह से आप उस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं। हमारे संविधान को पूरा होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। हमारा संविधान 26 जनवरी 1949, ये आपको याद रखना होगा। कंप्लीट कब हुआ? कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 में। इसे फॉलो कब करा गया, यानी कि लागू कब करा गया? 26 जनवरी 1950 में। अब इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, आप आगे पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, तो आप उसमें जानेंगे कि 1950 में ही लागू क्यों किया गया, जबकि सब 26 नवंबर 1949 में पूरा हो चुका था। तो यहाँ पे देन फाइनली हम लोगों ने संविधान सभा के अंदर बैठकें बनाई और हमने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया जाएगा और इनका मेन काम होगा कि अपने 8 बंदों को मिला के ये कॉन्स्टिट्यूशन का खाका तैयार करेंगे। ये तैयार करेंगे भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए। सबसे बड़े इंसान हमारे भारत के, भारत रत्न आप कह सकते हैं इन्हें, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएट दिया। और इन्हें हम वास्तुकला भी बोलते हैं, संविधान का आर्किटेक्ट भी बोलते हैं, वास्तुकार भी बोलते हैं इन्हें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तियों में से हैं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति दोबारा कभी नहीं मिलेगा हमें। तो ऐसे फिर हमने बाद में कमेटियाँ बनाई, ड्राफ्टिंग कमेटियाँ, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, रूल ऑफ प्रोसीडर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, ऐसी सारी कमेटियां हमने बनाई और कमेटियों के अध्यक्ष भी हमने अलग अलग बनाए। देन फाइनली हमने अपने भारत के संविधान को दूसरी कंट्री से उधार लिया और ये जो चीज़ें हमने उधार ली हुई है ये आप पेपर के अंदर लिखोगे। पेपर के अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैग ऑफ बोरोइंग, दैट मीन्स भारतीय संविधान एक उधार का थैला क्यों है। तो उधार का थैला क्यों है उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि ब्रिटेन, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, उनसे हमने क्या क्या अच्छी चीज़ें ली। उसके बाद फिर क्या कहते हैं हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उससे हमने क्या क्या चीज़ें ली। आप ये चाहें तो सारी चीज़ें लिख लेंगे तो लिख लेंगे। अगर आप हमारे से नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें हम सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद आयरिश से हमने क्या लिया, ऑस्ट्रेलियन से हमने क्या लिया, उसके बाद रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, और साथ में हमने यहाँ पे एक और है कंट्री USSR। ये अब कंट्री नहीं बची है, अब वो रशिया बन चुकी है, लेकिन इस कंट्री से भी हमने 5 ईयर प्लान लिया था। ये जब आप आगे चैप्टर्स करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा कि किन किन चीज़ों से हमने क्या क्या चीज़ें उधार ली थी। ये वीडियो का सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पार्ट है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सोवियत संघ बोलते हैं उसे, यानी कि USSR बोलते हैं। इनसे हमने 5 ईयर प्लान ऑन फंडामेंटल राइट्स दोनों चीज़ें ली थी। उसके बाद हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से भी चीज़ें ली थी, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब हमने जहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से जो अच्छी बातें हमें लगती रही वो सारी अच्छी बातें हम यहाँ से कैच करते रहे। और हम लोग तो वैसे भी आपको पता ही कितने तेज है। सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल के साथ यूँ ही बना रहना चाहते हैं तो भाई प्रेस द सब्सक्राइब बटन और लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। जिनको ये चीज़ वीडियो पसंद आ रही है वो हमारे साथ इन सभी चीज़ों के साथ भी जुड़ सकते हैं। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। आदाब रहे, गाज़ियाबाद रहें और हमारी वीडियोज़ यूँ ही देखते रहें।